जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 नवंबर 2024 से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने जितने भी करंट अफेयर को डिस्कस किया था उन सभी का किया जाएगा क्विक रिवीजन। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो अभी किस देश की टीम ने दूसरी बार SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी विवेक देवराय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलेंगे कि ये एक इकोनॉमिस्ट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वही राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर के दिन मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? तो महेंद्र सिंह धोनी को याद रखिएगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। वही कौन सा शहर जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो लाहौर, याद रखिएगा, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप महोत्सव 2024 किस नदी के किनारे जो कि घाटों का भव्य दीप महोत्सव का आयोजन किया गया? तो सरयू नदी आपको याद रखना है, जहां पे 2024 का दीप महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के लिए 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट डैश लॉन्च किया है? तो इसका नाम है अभय। ठीक है, क्या नाम है? अभय, याद रखिएगा, जो कि 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर सेटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में भारत की स्थिति यानी कि रैंक कौन सी रही है? तो फोर्थ रैंक पर आपको देखने को मिलेगा भारत, जो कि सेटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश करने के मामले में है। वहीं अभी हाल ही में खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर जो कि किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकत्रित करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया है। वहीं जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया? तो ये जिम्बाब्वे में पहली बार किया गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। वही प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य जो कि समाचारों में देखा गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको याद रखना है कि तेलंगाना में स्थित है प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य। सो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, उन सभी का किया है क्विक रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 3 नवंबर 2024, तो 3 नवंबर 2024 से रिलेटेड वो सभी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सा प्राणी उद्यान जो कि भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? सो ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश का है दुर्गेश अरण्य जूलॉजी पार्क, जो कि प्राणी उद्यान की बात करें जहां पर भारतीय हरित भवन परिषद के द्वारा यहाँ पर प्रमाणन प्राप्त करने वाला ये पहला चिड़ियाघर बना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहा यहाँ पे, यानी दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश का। आप जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो कांगड़ा के दोहरा निर्वाचन क्षेत्र में दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान टिकाऊ बुनियादी ढांचे के लिए भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर बना है। ये कांगड़ा के बनखड़ी क्षेत्र में स्थित है। वहीं पार्क में बात करें तो यहाँ पर 34 बाड़े होंगे, जिसमें एशियाई शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल और देसी पक्षियों सहित यहाँ पर 73 आपको प्रजाति देखने को मिल जाएंगी। अगर बात करें तो यहाँ पे 619 करोड़ के बजट के साथ ये पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन किया गया है। वहीं चिड़ियाघर का उद्देश्य है कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ रोजगार को कैसे सर्जित किया जाए, और इसी में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर हम बात करें तो काम किया जा रहा है, जिसमें कांगड़ा का हिमाचल प्रदेश जो कि पर्यटन राजधानी के रूप में दर्जा बढ़ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश का है, इसे IGBC का प्रमाणित चिड़ियाघर अभी हाल ही में इसे बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाइफून कोंगरे किस देश को प्रभावित किया है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं जो कि साइक्लोन से रिलेटेड हो। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे टाइफून कोंगरे कहाँ पर आया है और कौन सा देश जो है इससे प्रभावित हो गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे ताइवान। ऑप्शन ए ताइवान।
तो ऑप्शन ए करेक्ट रहा यहाँ पे ताइवान। आप जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, तो टाइफून कोंगरे जो कि ताइवान को प्रभावित किया है, लगभग ये 30 वर्षों में सबसे बड़ा तूफान जो कि प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर हम बात करें तो ताइवान के पूर्व तट पर जहां पर 200 किलोमीटर की घंटे से अधिक शुरुआती हवाओं के द्वारा इस तूफान की दस्तक दी गई, वहीं अधिकारियों के द्वारा स्कूल, कार्यकाल और इसी के साथ कार्यालय, जितने भी कार्यालय हैं, बाजार हैं, इन सभी को बंद कर दिया गया ताकि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से बाहर लोगों को निकाला जा सके। और उसमें निवासियों के लिए तैयार किए गए यहाँ पर सुपर मार्केट में जो भी कमी का सामान था उन सभी को तैयार कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो खाने से संबंधित। वहीं तूफान की बात करें जहां पर 70 से अधिक लोगों को घायल भी कर चुका है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। लगभग यहाँ पर 5 लाख घरों में बिजली अभी गुल है। वहीं बात करें खराब मौसम की स्थिति के कारण इस प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी नहीं हुई है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि टाइफून कोंगरे की बात करें तो ये कहां पर आया है और कौन सा देश जो कि इससे प्रभावित हुआ है, तो ताइवान इंपॉर्टेंट रहेगा, देश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल पत्रकारिताओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट होगा बी, यानी कि 2 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहा बी, यानी कि 2 नवंबर। अब जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो कि 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिससे पत्रकारों की बात करें तो उनकी सुरक्षा, उनके खिलाफ अपराधों के लिए न्याय की मांग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता दी गई है इस दिन को। वही बात करें इसमें IDEI की जहां पर घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संकल्प की गई थी कब, तो ए RES 68-163 में की गई थी, जिसमें 2013 में माली की बात करें तो यहाँ पर 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद से आपको देखने को मिलेगा कि 2 नवंबर का दिन वो होगा जब अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए ये दिन। वहीं इसका उद्देश्य है कि पत्रकारों के खिलाफ हिंसा से निपटना कैसे है, साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे और इसी में ही सूचना तक की बात करें जो कि लोगों तक सही और अच्छी सूचना पहुंच सके, ताकि जितने भी पत्रकार हैं उनके खिलाफ कोई घटना होती है तो उसके ऊपर कैसे आगे चल के काम किया जा सकता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है डे। अब बात करते हैं इस साल की थीम की, तो इस साल का विषय क्या रखा गया है, संकट और आपात स्थितियों में पत्रकारों की सुरक्षा इस साल की थीम रखी गई है। वहीं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जो कि पत्रकारों को हिंसा और इसी में ही प्रतिबंधित पहुंचाया जाता है, साथ ही उन्हें हिरासत का सामना करना पड़ता है, इन सभी बातों के ऊपर चुप्पी के क्षेत्र के साथ इस दिन को मनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये डे और इसका थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखिएगा दोनों ही चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का विषय क्या रहा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, याद रखिएगा इस विषय को, जिसका नाम है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशन प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो इस साल की थीम रखी गई है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024। सो ऑप्शन बी करेक्ट रहा यहाँ पे, यानी कि कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी की बात करें तो अब जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, तो याद रखिएगा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 कब से कब तक रहा, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। साथ ही हम बात करें तो इसका विषय क्या रखा गया है, तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति, जो कि इस सप्ताह की बात करें तो इस थीम के साथ मनाया गया है ये पूरा सप्ताह। वही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें जिनका नाम है श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और इसी के साथ सतर्कता आयुक्त जिनका नाम है AS राजीव के द्वारा नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सतर्कता भवन में नई दिल्ली में ईमानदारी के साथ यहाँ पर शपथ दिलाई गई कि कैसे हमें जो है अपने यहाँ पर काम करना है राष्ट्र के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दोनों ही चीजों को आपको याद रखना है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। ठीक है, वहीं सप्ताह का समर्थन करने के लिए 3 महीने का अभियान चलाया गया था, जो कि 16 अगस्त से लेकर 15 नवंबर 2024 तक, जो कि 8 नवंबर को विज्ञान भवन के एक विशेष कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे शामिल होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो मंत्रालय के विभाग जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और प्रणालीगत सुधार, इसी के साथ दिशा निर्देश अपडेट किया गया है कि किस प्रकार से शिकायत समाधान किया जा रहा है, डिजिटल पारदर्शिता के ऊपर कितना फोकस करके काम किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है ये डे और इसका थीम आपको याद रखना है, पूरा वीक है। ठीक है, तो वीक आपको याद रखना है इसका कब से कब तक रहा और थीम।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो कि किस स्थान पर लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पे लेह लद्दाख में किया गया। सो ऑप्शन सी करेक्ट रहा है यहाँ पे, यानी कि लेह लद्दाख। अब जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया, जो कि देश के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक अग्रणी कदम देखने को मिलेगा। वहीं इसरो के द्वारा अगर बात करें तो इसरो के द्वारा यहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में नेतृत्व की बात करें तो इस मिशन में आपको देखने को मिलेगा AAK स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय और इसी के साथ IIT बॉम्बे के द्वारा इसमें साझेदारी शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है? ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे राजेश कुमार सिंह, जो कि रक्षा सचिव के पदभार को संभालने वाले अभी रिसेंट में अगर बात करें तो ये डिफेंस सेक्रेटरी। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहा यहाँ पे राजेश कुमार सिंह। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह को आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव का पदभार जो है ग्रहण किया गया इनके द्वारा। अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये केरल कैडर के 1989 के बैच के अधिकारी हैं। वहीं राजेश कुमार सिंह जो कि आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी गिरधर की बात करें तो गिरधर अरमाने का स्थान लेंगे, ठीक है ना। तो गिरधर अरमाने की बात करें तो इनकी जगह पर आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा राजेश कुमार सिंह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही जो कि इस प्लेस पर आ रहे हैं, और रिप्लेस करके कौन आए हैं, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शन सी करेक्ट, इनका नाम है अजय कुमार अरोरा। तो एयर मार्शल अजय कुमार अरोरा याद रखिएगा, जिन्हें अभी हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद के लिए अगर बात करें तो ये पद दिया गया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट रहा यहाँ पे एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा, ठीक है। अब जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो अभी बात करें तो वायुसेना के मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के पद पर अजय कुमार अरोड़ा की नियुक्ति की गई है। वहीं कार्यभार ग्रहण करने के बाद मार्शल की बात करें तो ये देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र बल कर्मियों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर इनके द्वारा पुष्पांजलि को भी अर्पित किया गया। साथ ही अगस्त 1986 में भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिक इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कमीशन भी दिया गया था इनके द्वारा। तो ये सब बातें आपको याद रखना, फिलहाल ये याद रखिएगा कि भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस की बात करें तो इस पद पर कौन नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में, तो इनका नाम है एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने नए बैलिस्टिक मिसाइल हसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के द्वारा। सो ऑप्शन डी करेक्ट रहा यहाँ पे नॉर्थ कोरिया। अब जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो उत्तर कोरिया के द्वारा अपनी नई होंचोंग 19 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण की पुष्टि की गई, जो कि 31 अक्टूबर 2024 को। वहीं इस मिसाइल की बात करें जो कि उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमता में एक महत्वपूर्ण उन्नति के रूप में वर्णित किया गया है, और ये एक ठोस ईंधन की बात करें जिसमें ICBM और इसी के साथ कथित तौर पर देश के द्वारा लॉन्च की गई किसी भी पिछली मिसाइल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली ये मिसाइल है। तो नाम याद रखिएगा किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो केरल पिरावी दिवस कब मनाया गया? तो केरल पिरावी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। सो ऑप्शन सी करेक्ट रहा यहाँ पे 1 नवंबर। अब जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, तो इंपॉर्टेंट है ये दिन, यानी कि 1 नवंबर 2024 को केरल की 68वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये दिन जो कि 1956 में भाषा के आधार पर अगर बात करें तो एकीकरण कर जो कि राज्यों का गठन किया गया था, तो इसमें एक संयुक्त केरल का भी गठन किया गया कब? 1 नवंबर 1956 को। वही केरल जो कि एक भारतीय राज्य है, जो कि हम बात करें तो अगर आप मैप देखेंगे भारत का तो उसमें आपको कहाँ पर देखने को मिलता है केरल की पोजीशन, तो ये दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है। और इसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा कि केरल की कैपिटल है। केरल को जो है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। वहीं केरल की अर्थव्यवस्था में बात करें तो यहाँ की चाय के बागान की फसलें, रबड़, कॉफी, चाय और इसी के साथ इलायची का विशेष योगदान देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल कौन है, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान है। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका नाम है पिनरई विजयन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में? केरल के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन ए करेक्ट है, पिराना में। सो ऑप्शन ए करेक्ट रहा यहाँ पे पिराना। आप जानते हैं इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो अमित शाह जी के द्वारा 15 मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसमें ठोस कचरे का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जाएगा। वही इंपॉर्टेंट है कि इसमें याद रखिएगा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत यहाँ पर 375 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। वही सरकार के द्वारा ये आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात राज्य सरकार के द्वारा सबसे बड़ा ये वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट लगाया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये आपको याद रखना है, पिराना में लगाया गया है। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा आयुर्वेद दिवस पर कहा देश की पहली हेली एम्बुलेशन मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट रहा यहाँ पे, यानी कि ऋषिकेश में। तो याद रखिएगा ऋषिकेश में हम बात करें जो कि आयुर्वेद दिवस पर संजीवनी नामक एक हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा का उद्घाटन किया गया। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? तो हाल ही में किससे जो कि रक्षा सचिव का पदभार संभाला है, वो कौन है? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन के आंसर बताने की बारी है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के प्रौद्योगिकी को एकत्रित करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए करेक्ट रहा यहाँ पे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, साथ ही साथ आप लोग अपनी फैमिली और सेहत का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।